पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन उसके पास खबर पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग गया, बिकॉज कोई मेथड ही नहीं था कम्युनिकेट करने का। पानी 1 मग्गा या 1.5 मग्गा मिलता था पूरे दिन भर के लिए, यही तुम्हारा कोटा है भैया। अब इसके आप ब्रश करिए, दाढ़ी बनाइए, ये आपकी मर्जी, पीजिए या नहाइए बस इसी, क्योंकि फ्रेश वाटर इज अ वेरी लिमिटेड सप्लाई। समुंदर है, खारा पानी खूब भरा हुआ है, बट उससे आप नहा नहीं सकते, उसको पी नहीं सकते। आप चारों तरफ पानी में घिरे हुए हैं, लेकिन और फिर भी आपको प्यासा ही रहना पड़ता है। प्यासा ही रहना पड़ेगा। आधा लीटर पानी से पूरे दिन जी, निकालना साहब, ये तो। लेकिन बड़े शिप में ये थोड़ी सी लग्जरी बढ़ जाती है, तो छोटे छोटे शिप तो एकदम लगता है कि पत्ते की तरह हिल रहे हैं पानी में। आप 30-40 फुट ऊपर जाएंगे, 30-40 फुट नीचे जाएंगे, 30-40 फुट ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे। नींद क्या, वहाँ तो नींद आ ही नहीं सकती है, इतने आप गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मतलब अगर वेदर खराब है तो बहुत ही। पनडुब्बी में आज भी पानी के अंदर आपको ट्रेस करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। अगर आप पानी के अंदर सबमरीन डाइव कर गई, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट योर लोकेशन। मतलब जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, उसका मैच दुनिया में कोई नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हैं हमारे साथ इंडियन नेवी के कैप्टन पीके सिंह जी। सारी उम्र इनकी पानी में गुजरी है। आज हम इनसे बात करेंगे कि एक पानी के सिपाही की ज़िंदगी कैसे होती है, कैसे वो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है पर फिर भी प्यासा रहता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स में। सर, आपने इंडियन नेवी क्यों चूज़ किया अपने एज अ करियर? एक्चुअली बचपन से ही मुझे फौज के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था, और ये लगाव ही शायद मुझे खींच के भारतीय नौसेना तक ले गई। कैसे सफ़र रहा आपका? सफ़र ऐसे रहा कि एक्चुअली मैंने एमएससी किया हुआ था, एमएससी मैथमेटिक्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो बीएचयू से मैंने किया, और उसके बाद कैसे डेस्टिनी ले जाती है, मैं एक बार क्लब में गया तो वहाँ मुझे एक ऐड देखने को मिला, और वो ऐड था ज्वाइन द इंडियन नेवी एंड सी द वर्ल्ड। तो वो मेरे दिमाग में घुस गया। तो मैंने वो क्लब वाले से पूछा कि सर, ये न्यूज़पेपर कटिंग में क्या ले सकता हूँ? कहने ले जाइए, पुराना है, कल तो कोई पढ़ेगा भी नहीं। मैं ले गया, कुछ दिन बाद वो कटिंग खो गई। सो आई ऑल्सो फेल्ट वेरी बैड। ये हुआ क्या, कैसे कटिंग छूट गई इधर से उधर? कुछ दिन बाद मेरी कजिन सिस्टर ने बोला कि भैया कैरम बोर्ड खेलते हैं, लाओ भाई कैरम बोर्ड खेलते हैं। और कैरम बोर्ड खेलें तो गुट्टियां कहाँ रखी थी, ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। के बाद मैं देखा डेट बची हुई है, मैंने अप्लाई किया, एसएसबी कॉल आ गया, बेंगलोर पहुंच गया। ये सीडीएस के थ्रू या डायरेक्ट वाला? नहीं, ये एमएससी जो हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट किया था, उनके लिए एक अलग एंट्री होती थी, इंजीनियर्स और एजुकेशन ब्रांच के लिए। तो मैंने उसमें अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं थोड़ा ओवरवेट था, थोड़ा खाने पीने पे कुछ विशेष ध्यान देता था। और उसके बाद उन्होंने मेडिकली मुझे टेम्पोररी अनफिट किया, का थोड़ा वेट कम करिए। लेकिन पैशन इतना था कि मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया, दाल का पानी पीता था, सब्जी लेता था, और मैंने वेट कम किया और दोबारा फिर एसएसबी। कितने किलो वजन किया? मैंने 8 किलो वजन कम किया, लगभग 1-1.5 महीने में। 8 किलो वजन? जी, 1-1.5 किलो? दैट वाज योर पैशन? जी, एकदम था कि मुझे ज्वाइन करना है। आई वाज वेरी कीन। और फिर आपकी ट्रेनिंग में कैसे कैसे रहा? हाँ, ट्रेनिंग जो थी वो तो बड़ी डिफिकल्ट होती है, कड़ी होती है। मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल होती है, खूब मजे भी आते हैं। और ट्रेनिंग के लिए हमें बुलाया गया, एक जगह है साउथ में, कोचीन, जानते होंगे आप। वहाँ हमारा ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट था, वहाँ हम लोग पहुँचे, और जो डे 1 से हमारी रगड़ा पट्टी शुरू हुई, वो तो पूछना ही नहीं। कुछ तो भागने को तैयार हो गए वहाँ से कि भाई वापस चलो, लेकिन हम लोगों ने समझाया कुछ दिन की बात है, हम लोग ट्रेंड हो जाएंगे। और उसके बाद जर्नी चलती रही, क्रॉस कंट्री, स्विमिंग, गेम्स, स्पोर्ट्स, पीटी, मतलब सुबह से शाम तक आपको इतना बिजी रखते हैं कि जब आप बेड पे पहुँचते हैं, आहा क्या नींद आती है। और ये कितने महीने की? 6 महीने का? ये लगभग जो इनिशियल ट्रेनिंग थी वो 6 महीने, जैसे ओटीएस में होती है। जी। अच्छे वहाँ इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ वो दे रहे हैं, बहुत सारी साथ में एक्टिविटीज़ चलती हैं, जिससे आप एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं, एक कोहेसन ग्रुप में डेवलप करते हैं, पेट्रियाटिज्म की ट्रेनिंग होती है, नेशनलिज्म की ट्रेनिंग होती है। बहुत सारी चीज़ें एट वन टाइम इट इज़ poured into you, and you are surrounded in an establishment where so many training establishments are there. कोई डाइविंग कर रहा है, कोई कमांडो कोर्स कर रहा है, कोई एयरक्राफ्ट के कोर्स कर रहा है, कोई एविएशन कर रहा है, उसी कॉम्प्लेक्स में। ये वन ऑफ द एशिया का बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स था, कोचीन वाला। कोचीन में, जी। बहुत, मतलब वो पूरा इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम आप देख सकते हैं। फिर लगता है अरे वो ऐसे दौड़ रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं, वो स्विमिंग कर रहे हैं, वो डाइविंग कर रहे हैं, देन यू फील कि आपको भी आगे बढ़ना है। तो पूरा सिस्टम ही इतना इंस्पायरिंग होता था कि लगता था कि हमें भी बहुत आगे जाना है।
और उसके बाद फिर जब पहली पोस्टिंग हुई नहीं, उसके बाद बहुत सारे सब कोर्सेज होते हैं। तो बहुत सारे सब कोर्सेज में हमारे नेविगेशन के कोर्स होते हैं, गनरी के कोर्स होते हैं, बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं, तो वहाँ सब हमारी ट्रेनिंग चलती रहती थी। और उसके बाद जो हमारी ट्रेनिंग जब ख़त्म हुई तब वहाँ अपॉइंटमेंट देते हैं। तो मेरा पहला अपॉइंटमेंट था गुजरात में INS वालसुरा। प्रेस्टिजियस। जी जी, ये एक टेक्निकल बेस है। बेसिकली इट इज़ डेडिकेटेड टू द ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स एंड द सेलर्स ऑफ द इंडियन नेवी। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, शिप्स हैं, उसके हिस्से जो पढ़ते हैं, जानते हैं, रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, उनके ऑफिसर्स और जवानों के लिए, सेलर्स के लिए बहुत बड़ा ट्रेनिंग बेस है ये। तो फिर वहाँ पर कितना? वहाँ हम लगभग 3-4 साल रहे, 3.5 साल। और उसके बाद मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक अच्छा कोर्स मिले, जो मुझे मिल गया, और वो था मेट्रोलॉजिकल कोर्स, मौसम विज्ञान का। और इसके लिए पूना, एकदम सही कहा, हमें पूना भेजा गया। और वहाँ पर हम लगभग 1 साल रहे इस ट्रेनिंग के लिए। बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। इसमें सिविलियंस भी आते थे, इसमें पहले एयरफोर्स वाले भी ट्रेनिंग लेते थे, बाद में उन्होंने अपना अलग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट चालू किया। ये IMD के साथ? ये एग्जैक्टली IMD, इंडिया मेट डिपार्टमेंट। ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी 150 साल पूरे किए हैं। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, और इट हैज़ गॉट हैंड्स इन एवरी डोमेन। चाहे वो मिसाइल लॉन्च हो रही हो, चाहे कोई ऑपरेशंस चल रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फिशरीज हो, ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां पर वो है नहीं। I have been to that campus, साहब। Oh, great. क्या मजा, ऐसा लगता है कि आप जन्नत में हैं। जी जी। अच्छा, फिर आपने मेट्रोलॉजिकल? हाँ, उसमें मेरे नंबर्स बड़े अच्छे आए। मुझे बहुत खुशी होती जब मैं पढ़ता था, वो सब कोर्सेज देखता था, तो बहुत सारी चीजें पढ़ाते थे। उसके बाद हमारा अटैचमेंट। मैथ्स का मेट्रोलॉजी से तो कोई दूर दूर तक नहीं है, बहुत गहरा रिश्ता है। इतने इक्वेशन, इतनी मैथमेटिक्स उसमें घुसी हुई है कि पूछना ही नहीं। वो तो मैंने वहां जाने पर रियलाइज किया। ये पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स जो होती है, पूरा एटमॉस्फेयर जो चर्निंग चल रही है, वो सारे मैथ के इम्प्लीकेशंस हैं। इंक्लूडिंग, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो पहला सुपर कंप्यूटर इस कंट्री में आया था, वो वेदर के लिए आया था। ट्रू, वो तो हमें मालूम है। इनफैक्ट अच्छा, मैं सोचता था कि ज्योग्राफी से और फिजिक्स से ऐसे, वो सब चीजें हैं इसमें। ज्योग्राफी भी है, फिजिक्स भी है, फ्लूइड साइंस भी है, एटमॉस्फेरिक साइंसेस भी हैं, इंजीनियरिंग भी है। पूरी इंजीनियरिंग जो थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें घुसी हुई है। मूवमेंट कैसे चलता है, एयर मूवमेंट, बादल कैसे बन रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिस्चार्ज हो रही है, यू नेम द सब्जेक्ट, इट इज देयर। अच्छा, और इसके बाद सर? इसके बाद लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहेंगे। कभी कभी गलती से फौज में ये भी पूछ देते हैं, नॉर्मली, रेयरली। और ये बड़ी रेयरली हुआ कि जो मैंने चाहा वही मिल गया। जनरली वो उल्टे जगह भेज देते हैं। लेकिन जब मैंने अंडमान मांगा, मैंने कहा ये तो डिफिकल्ट, आसान अपॉइंटमेंट सभी करते हैं, मुझे मुश्किल अपॉइंटमेंट करने हैं, मैंने अंडमान मांग लिया। एंड यू बिलीव इट, इज वन ऑफ द बेस्ट पोस्टिंग आई एंजॉयड। वहाँ का तो मौसम, अरे साहब, वो पूरी दुनिया ही अलग है। वो तो जरूर, मैं तो सभी कहता हूँ कि सभी देशवासियों को और सभी फौजियों को एक अपॉइंटमेंट अंडमान का जरूर करना चाहिए। कैसे डिफरेंट लगा? मैं तो थोड़ा सा देखता हूँ कि बिल्कुल ब्लू वाटर डाइविंग के लिए और स्कूबा डाइविंग के लिए बड़ा मजा आता है। जी जी। बट बाकी क्या है, बाकी तो आप बताएंगे। नहीं, एक्चुअली ये जो समुद्र की दुनिया है, नॉर्मल दुनिया से एकदम अलग है। हाँ। एकदम अलग है। जनरली लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन समुद्र की दुनिया से हम अपने को अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। अगर आप चाहे अध्यात्म को देखें, चाहे समुद्र मंथन की बात करें, चाहे पावर की बात करें, सारे पावर प्रोजेक्शन हिस्ट्री में समुद्र की तरफ ही से हुए हैं। ब्रिटिश भी आए तो समुद्र के रास्ते भी। हमारी जो बिजनेस होते थे पहले समय में, वो समुद्र के रास्ते पे होते थे। और हमारा पावर प्रोजेक्शन, बिजनेस प्रोजेक्शन तो सैकड़ों हजारों मील दूर तक गया था। चाहे वो हमारा अध्यात्म हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारे नेवल पावर हो, बहुत बहुत दूर तक देखी गई थी। वो कहते हैं इंडोनेशिया तक शायद हमारे वगैरह जाते थे। तो जब अंडमान में हमारी पोस्टिंग हुई, तो वहां पर बेसिकली, चूंकि मैं मौसम से जुड़ा हुआ था और हमारा काम था सबको हेल्प करना, सबको कवरेज देना। इट वॉज माई ड्यूटी। चाहे कोई शिप सेल कर रहा हो तो उसको हमें ब्रीफ करना पड़ता था, क्योंकि वहां से अगर मेनलैंड जा रहे हैं या किसी ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें कभी समुद्र में तूफान आते थे, कभी वेदर खराब होगा, कभी कोई प्रॉब्लम होगी, तो हमें उनको एडवाइस करना पड़ता था कि कैसे जाना है, कैसे कैसे खतरों से बचना है। उस समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बहुत कम थे, सैटेलाइट की भी मात्रा बहुत कम थी।
तो हमें उनको गाइड करना पड़ता था, जो भी हमारे पास डाटा था उससे हम उनको हेल्प करते थे। इसी तरीके से जो एविएशन के वहाँ ऑपरेशंस होते थे, हवाई जहाज भी हमारा नेवी का एयरपोर्ट था, तो उनको हम लोग वेदर कवरेज देते थे। अंडमान की पोस्टिंग आपने कहा बिल्कुल अलग है, वो अलग किस तरह से वहाँ की लाइफ? अलग इसलिए है, आधी से ज्यादा दुनिया को नहीं पता कि अंडमान की लाइफ है क्या। एकदम सही कहा। अलग इसलिए है कि जो फैसिलिटी हम यहाँ देखते हैं वो शायद वहाँ अवेलेबल उस समय तो नहीं थी, अब धीमे धीमे अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। जैसे हमें न्यूज़पेपर ही रोज नहीं मिलता था, सब्जियां रोज नहीं मिलती थी, तो शिप आते थे, हवाई जहाज आते थे, तो हमारे पास कुछ सब्जियां आती थी। मिल्क फ्रेश नहीं मिलता था हम लोगों के टाइम में, हम लोगों ने जाके वहाँ डेयरी फार्म सेटअप करने में मदद की। बच्चों की स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, केंद्रीय विद्यालय हम ही लोगों ने वहाँ जाके सेटअप किए। तो धीमे धीमे फैसिलिटी बढ़ती गई और कम्युनिकेशन के माध्यम उतने अच्छे नहीं थे जो आज की तारीख में हो गए हैं। 1 या 2 शिप मेनलैंड से आते थे हफ्ते में 1 या 2 बार, और उन्हीं से राशन की सप्लाई होती थी। कई बार आपको जान के बड़ा आश्चर्य हो गया कि हमारे सेलर्स साउथ में पोस्टेड थे, पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन उसके पास खबर पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग गया। 1 महीना? जी, और उसे पता भी नहीं था कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है, बिकॉज कोई मेथड ही नहीं था कम्युनिकेट करने का। कौन से सन की बात है सर ये मैं आपको बता रहा हूँ 86 की बात है। ओह, तो टेलीग्राम ये मतलब उस जगह इतना रिमोट था कि कोई कम्युनिकेशन होता ही नहीं था वहां पर। आप एक बार पहुंच गए, बस आपको वहां का काम धंधा करना है, वहां की जगह देखनी है, सुरक्षा देखनी है, मौसम देखना है, और बीच बीच में जो शिप आते हैं उनको सपोर्ट करना है। पर नहीं, 500 से ज्यादा आइलैंड है, वो जितने पे आबादी उनकी संख्या गिन के मुश्किल से उस समय 10 या 20 थी। अभी भी ज्यादा नहीं है। अभी भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ सस्टेन करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। अभी धीमे धीमे डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर। हाँ सर, अभी सोलर पावर प्रोजेक्ट तो अभी वहाँ पर शुरू, नहीं तो डीजल से ही या पेट्रोल से उनके जेनसेट चलते थे। जी एकदम सही कहा, उस समय कोई सेट नहीं थे, कोई पावर नहीं थी, सब डीजल से, पूरी सिटी को सप्लाई डीजल पावर से होती थी, और वो भी काफी, अगर उसमें इंजन, उसका डीजल इंजन डाउन हो गया तो उसके वेट करते रहते थे, पावर सप्लाई चली गई तो चली गई। तो 3-3, 4-4 दिन तक आपकी पावर सप्लाई? जी जी, बहुत बहुत समस्या होती थी, मच्छर इतने, सेंटीपीड इतने, स्नेक इतने कि पूछना ही नहीं। स्नेक्स भी? जी जी, वो पूरा जंगल है, ऐसा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट शायद ही कहीं इंडिया में मिले। मतलब वो मैं कहूँगा तो जो अमेजन फॉरेस्ट होते थे, उस टाइप के फॉरेस्ट आज भी अंडमान में है, उसको बायोस्फीयर डिक्लेयर किया हुआ है। और वहाँ का जो फ्लोरा और फौना है वो दुनिया में यूनिक है। जब पानी के अंदर जाएंगे अलग अलग ग्रेडियंट पे, तो वहाँ की जो लाइफ है, चाहे वो वनस्पति की लाइफ हो, चाहे उनके मछलियों की लाइफ हो या अंडर वाटर लाइफ हो, वो एंटायरली इतनी रेंज की उपलब्ध है कि पूछना ही नहीं है। लेकिन वो जो डाइवर होते हैं वो जाके देखते हैं उन सब लाइफ को। हाँ, आंखों में चश्मा लगा, डाइविंग के उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, सेट्स होते हैं, जनरली नेवी वाले कैपेबल होते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होती है, वो काफ़ी डीप में जा सकते हैं, और वहाँ की लाइफ या रिक्वायरमेंट होती है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हो गई तो उनको उतरना पड़ता है, तो वो सब करते रहते हैं। पर सर मेरे को ना थोड़ा सा ये शॉकिंग लग रहा है कि ऐसी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया तो आपके वायरलेस सिस्टम वो उनको पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ करने दिया जाता? नहीं, एक जो हमारे एक डिफेंस में एक बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें अपनी गोपनीयता मेंटेन करनी है। गोपनीयता, चाहे वो ऑपरेशंस की हो, चाहे शिप्स की इवन पोजीशन की हो, आपकी लोकेशन की, आपकी पोस्टिंग की, क्योंकि अगर लोकेशन शिप की डिस्क्लोज हो गई तो वो एनिमी को बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। ठीक, इसलिए नेवी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, इवन मैं भी हूं, अगर किसी ऑपरेशंस पे जा रहा हूं तो मुझे सख्त हिदायत रहती है कि आप अपने पूरे प्लान को किसी से नहीं शेयर करेंगे, इवन फैमिली मेंबर से भी नहीं शेयर करेंगे। शिप कहाँ कहाँ जाएगा एकदम नहीं शेयर करेंगे, कितने दिन के लिए जा रहे हैं एकदम नहीं शेयर करेंगे, किस ऑपरेशन से ला रहे हैं एकदम नहीं शेयर करेंगे। जब आ जाइएगा तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। और इससे ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन होती है अंडर वाटर ऑपरेशंस में, जो हमारी पनडुब्बियाँ होती हैं। एक बार वो पानी में अंदर चले गए तो दुनिया से उनका कम्युनिकेशन खत्म, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हेड ऑफिस से भी किसी से नहीं कम्युनिकेट कर सकते। उनका मिशन डिसाइड हो जाता है और उसी मिशन के लिए वो बढ़ चलते हैं, और वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होगा। ओनली इमरजेंसी में वो सरफेस पे आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। और नॉर्मली इनके मिशन कितने दिन के होते हैं, एवरेज कहाँ देखा जाए? अगर शिप के मिशन देखे जाएं तो कभी कभी 5 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, कितने दूर तक जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।
पनडुब्बियों के जो मिशन होते हैं वो बड़े ही स्पेसिफिक और प्रिसाइज होते हैं। 1 दिन के भी हो सकते हैं और 10, 15, 20 दिन के, 25 दिन के भी हो सकते हैं। लेकिन उन 25 दिनों के पीछे जो पहले की पनडुब्बियां थीं, उनको बीच बीच में अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए थोड़ा सरफेस पे आना पड़ता था ताकि ऑक्सीजन ले सके। और उस समय वो बड़े वल्नरेबल होते थे। वल्नरेबल मतलब उनकी पोजीशन नहीं पता लगनी चाहिए, अगर पता लग गई तो गए काम से। तो आपने सुना होगा कि 71 वार के टाइम में गाजी पनडुब्बी पाकिस्तान से चली और ऑल द वे वो विशाखापट्टनम के सामने छुप के बैठी हुई थी। तो जो हमारी प्लान थी, स्ट्रेटेजिक प्लान थी, उसके मुताबिक हम लोग काम करते थे और उसमें उस पनडुब्बी को बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। जो नेक्स्ट डे पता लगा वो तो पनडुब्बी ही डूब गई। हाँ, उसमें शायद रॉ ने कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट ऐसा कुछ दिया नहीं, हमारे पास इनपुट बहुत सारे बाद में आए, लेकिन ये तो पता लग गए थे कि पनडुब्बी चल चुकी है। लेकिन पनडुब्बी में सबसे बड़ी खासियत है उसकी लोकेशन का पता नहीं चलता है। अच्छा, उसमें कोई ऐसा नहीं, हम नहीं डिटेक्ट कर सकते वो कहाँ पर है। और जो हेड ऑफिस वाले हैं वो, उनको तो पता है, उनका तो प्लान बना हुआ है यहाँ से यहाँ जाके वहाँ। प्रॉब्लम क्या था, फॉर एग्जाम्पल इन गाजी के केस में विशाखापट्टनम एक हार्बर है, आपको पता, हार्बर एक सेफ हार्बर है, अंदर शिप रहते हैं और ऑपरेशन के लिए कोई शिप की वैल्यू तभी होगी जब वो ऑपरेशंस के लिए बाहर निकले। और बाहर निकलने का रास्ता जनरली बहुत सकरा होता है और पनडुब्बी वहीं बैठी हुई है तो हमारे शिप पे अटैक कर सकती है। शायद उसका मिशन भी वही था। मिशन उसका वही था, उसका मेन मिशन था कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो उस समय था, अभी तो डिकमीशन हो गया वो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, उसको डुबाना। और हम लोगों ने एक दूसरे तरह का साइकोलॉजिकल वारफेयर खेला था और पाकिस्तानियों को पता ही नहीं लगने दिया कि हमारा विक्रांत कहाँ है। वो कह रहे थे कि जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, शायद उन्होंने कहा कि खराब है, यहाँ पर रिपेयर हो रहा है, और वो वहां पर रिपेयर नहीं हो रहा था, वो इट वाज समवेयर एल्स, कहीं दूर था। हाँ, लेकिन उसको ऑपरेशंस में पूरा यूज किया गया बांग्लादेश वार में, क्योंकि हमारे हवाई जहाज उससे उड़ते थे, हमारे सैनिक लोग, और वहां बम्बार्डमेंट करते थे चिटगांव में, आसपास के एरिया चिटागोंग एरियाज में, और उन्होंने बहुत डैमेज किया। एक्चुअली ये पहला वारफेयर था 71 का जिसमें नेवी ने खुल के पार्टिसिपेट किया। एग्जैक्टली। और उसका कारण था बांग्लादेश आजाद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी ने किया, आर्मी ने भी बहुत काम किया, लेकिन जो पूरा ब्लॉकेट किया पाकिस्तान के साइड में हमारे नेवी के, लेकिन नेवी का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ही ज्यादा और खुल के दिखाई पड़ा। हमारे एयरफोर्स को तो पहले फर्स्ट 2 डेज में उन्होंने काफी डैमेज कर दिया था, वो भी बचा दिया गया काफी, बट डैमेज का इंटेलिजेंस एजेंसीज का काफी रोल रहा। अगर मुझे याद आता है तो थोड़ा थोड़ा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल रहा। जहाँ तक गाजी का भी मुझे थोड़ा सा बताएगी कि थोड़ा सा इनपुट वहां से भी आ गया था कि, और उसी वजह से शायद विक्रांत को शिफ्ट करके, हो सकता है नेवी की अपनी वो रहा कि उसकी लोकेशन कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। नहीं, बहुत सारी इंटेलिजेंस चलती रहती है, तो हमें ये अंदेशा हो गया था कि हमारे इस शिप को डुबाने के चक्कर में, लेकिन हम दूसरे तरह का वारफेयर खेल रहे थे कि जैसे कि हमने खूब ज्यादा मटन के ऑर्डर दे दिए थे विशाखापट्टनम में। तो जब वो लोग भी इंटेलिजेंस देखते हैं, अच्छा इतने ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं मटन के, फिश के, खाने पीने के, इसका मतलब कोई बड़ा शिप आया। वो बड़ा शिप इतना ऑर्डर के लिए तो विक्रांत ही हो सकता था, जबकि वो सब झूठ ऑर्डर फैलाए जा रहे थे। तो वहीं पनडुब्बी आके बैठ गई, लेकिन हमारा विक्रांत तो कहीं दूर था। एग्जैक्टली। अब मुझे ना मटन के और चिकन के ऑर्डर से कि तो वहाँ के जो सिविलियन जो भी उनके एसेट्स थे, जो उनकी जो डीप एसेट्स थी, उन्होंने वो फिर पास ऑन किया था मैसेज के, ऐसा था। और ये डेलिब्रेट किया गया कि दूध के, मटन के और ब्रेड के ऐसे कुछ ऑर्डर देते हैं हम लोग। तो इसमें बहुत बड़ा गेम चलता है, इसमें बहुत सारी हमारी इवन मछुआरों की फौज, मछुआरों की जो होती है ना, वो भी हमारे लिए इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। अगर उन्हें कुछ एबनॉर्मल चीजें देखी तो तुरंत हमें रिपोर्ट करते हैं कि साहब इस यहाँ कोई शिप दिखाई पड़ा या पनडुब्बी दिखाई पड़ी, इस तरह की चीज। तो उसमें हमारे सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, सिविलियन, नॉन सिविलियन, स्पेस, ऊपर नीचे जितने भी मिल रहे हैं सारे इनपुट एनालाइज किए जाते हैं। पर्पस तो कंट्री की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, और वो चाहे कोई भी हो, दे ऑल आर फुट सोल्जर्स कंबाइंड टुगेदर, वर्किंग टुगेदर। और उसमें लोग सहयोग भी इतना करते हैं कि पूछना नहीं। देखो ये हमारे कंट्री में खासियत है, जब मौका आता है तो सब एकजुट खड़े हो जाते हैं, लेकिन 1-2 लोग होते हैं जो एनिमी को भी इंफॉर्मेशन पास करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे कोऑपरेट। अच्छा सर, अंडमान पे आते हैं। अंडमान में आपने ऐसा लाइफ किया, और उसके कितने साल आप अंडमान में रहे? मैं लगभग 4 साल वहां पर रहा अंडमान में। विद फैमिली? विद फैमिली। तो फिर तो आपको खूब जूते पड़ते गालियां तो सुनने को मिलती होंगी साहब। आपको ऐसे ऐसे किस्से बताऊंगा। कई बार मेरे घर में बेटी थी, उससे घर में ही रहता था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती थी उससे।
वो सोती रहती थी तो मैं चला जाता था ड्यूटी के लिए, जब आता था वो फिर सो जाती थी। तो ऐसा चलता था। लेकिन वहाँ मैन पावर बहुत कम रहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग, उसकी अपनी लिमिटेशंस। कोई भी यूनिट आप खड़ी कर रहे हैं, कोई सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, तो जो इनिशियल लोग जाते हैं उन्हें बहुत काम करना, मतलब आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस, जब आप फौज के सैक्रिफाइस देखेंगे तो हमें लगेगा कि इन फौजियों को सैल्यूट ही करना चाहिए, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सर उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती जी है। जी अभी मेरे से एक वो बताए थे कश्मीर के एरिया में कि तुम 14-14 15 दिन जूते पहन करके, वर्चुअली जूते पहन करके सोए हैं। एकदम सही कहते हैं। इसीलिए मैं सबसे ये कहता हूँ कि हमें सभी देश के नागरिकों को कुछ दिनों के लिए फौजी अड्डे पे रखना चाहिए। सारे स्टूडेंट की डिग्री भी तभी मिलनी चाहिए जब 1 महीना फौजियों के साथ गुजार लो। एक तो देशभक्ति की भावना आ भावना जाएगी। आपके अंदर जग जाएगी। हाँ। आप खाली रहिए वहां पर, हाँ। देखिए जवान सियाचिन में कैसे खड़ा है, देखिए जहां ग्लेशियर है, -40 -50 डिग्री टेम्परेचर है, कैसे वो सर्वाइव कर रहा है। वहां आदमी नहीं सर्वाइव कर सकता है, उसे तो युद्ध लड़ना। इसी तरीके से हमारे जो फौजी भाई राजस्थान में रहते हैं, स्नेक बाइट सबसे ज्यादा स्नेक होता है। बाइट बहुत, उनको मतलब यू नेम द प्रॉब्लम, बाद में तो ऐसे होते हैं उन्हें किसी से डर लगता ही नहीं है। गोलियां भी चल रही हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं, उन्हें पता है कि जिस गोली पे नाम लिखा है अगर वो आ गई तो हम खत्म, नहीं तो फिर वो डटे रहते हैं। हमारे साथ बहुत सारे फॉरेनर्स कोर्स करते थे, वो तो सरप्राइज हो जाते थे कि कैसे आपके जवान इस फ्रंट एरिया में जहां कुछ नहीं है, खाने पीने का सामान उसके पास रखा हुआ है, महीने में 15 दिन में एक बार कोई चिट्ठी दे जाएगा उनको कि भाई ये आपके यहाँ से चिट्ठी आई है, देख लीजिए, आपकी चिट्ठियां वो कलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही चलता रहता था। अच्छा, और आउटपोस्ट की बात कर रहे हैं। आउटपोस्ट की बात, जो बॉर्डर एकदम आउटपोस्ट की। एकदम फ्रंट एरिया में है, लेकिन डटे हुए हैं, कोई मोराल में कोई कमी नहीं। आज की तारीख में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उन लोगों को इतनी खुशी होती है, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री आए और अपनी दिवाली हमारे साथ मना रहे हैं। उन्हें इतनी खुशी होती है, क्योंकि उस दिवाली के जब पूरा देश दिवाली मना रहा है, वो वहां पड़े हुए हैं और उनके परिवार कहीं और पड़े। यू कैन इमेजिन, वो दिवाली वो हमारे लिए छोड़ रहे हैं, जितने भी ट्रूप हैं। इसी तरह से हमारे पनडुब्बियों में इनकी सिचुएशन पुरानी पनडुब्बियों में बहुत ही टाइट होती थी, मतलब आम अम्युनिशन से भरे हुए हैं। उनको पानी 1 मग्गा या 1.5 मग्गा मिलता था पूरे दिन भर के लिए, यही तुम्हारा कोटा है भैया। अब इस 1.5 मग्गा पानी। बस इसी से काम चलाना है 1.5 मग्गा आपको। पानी मतलब मैक्सिमम 750 बस 500 ml। ग्राम, 500 ml, इससे ज्यादा नहीं। 500 ml बस पानी पूरे इसी में दिन आपको काम चलाना है। अब इसके आप ब्रश करिए, दाढ़ी बनाइए, ये आपकी मर्जी। या पीजिए पीजिए या नहाइए। नहाइए, बस इसी। तो लोग डिस्पोजेबल क्लॉथ रखते थे। नॉर्मल सिस्टम था। पुरानी पनडुब्बियां इतनी मतलब हाईटेक नहीं होती थी, हाईटेक नहीं होती कन्वीनियंट थी, नहीं होती थी। और उसमें आपको उसी अवस्था में आपको वार लड़ना। आपके सोने के कंपार्टमेंट इतने छोटे होते थे, कोई टारपीडो के नीचे घुस के सोया हुआ है, कोई यहाँ सोया हुआ है। जो हमारे खाने के टेबल होते थे, उसी को कन्वर्ट करके ऑपरेशन थिएटर में कन्वर्ट किया जाता था। मतलब उसी छोटी-छोटी जगहों को हमें इस्तेमाल करना पड़ता। उनके जो हैचेस होते थे, एक दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए इतने सकरे होते थे कि पूछना ही नहीं। क्योंकि आपको सिक्योरिटी भी का ध्यान, अंदर भी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। कोई भी हैच खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस समय आप ऑपरेशंस में चल रहे हैं, सारे हैचेस बंद। मान लीजिए कहीं फ्लडिंग हो जाए, तो बचे हुए कंपार्टमेंट को आपको बचाना है, नहीं तो पूरी सब पनडुब्बी डूब सकती है। तो ये सारे ऑपरेशनल की कंटिन्यूअस तैयारी चलती रहती है। ये नहीं सोचते हैं कि लोग पीस टाइम में, नहीं, कोई पीस टाइम वहाँ नहीं होता है। वहाँ तो समझिए ऑपरेशंस की सिर्फ तैयारी, 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 तैयारी ही चलती रहती है। मतलब जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है, उसका मैच दुनिया में कोई नहीं है। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। और यू नेम द फील्ड, चाहे वो पानी का वारफेयर हो, चाहे वो माउंटेन वारफेयर हो, चाहे वो डिजर्ट वारफेयर हो, चाहे वो जंगल वारफेयर हो। इवन अमेरिकन आर्मी हमसे सीखने आती है, साहब हाउ यू आर फाइटिंग दिस वॉर। जो लौंगेवाल युद्ध हुआ था, उसमें हमारे बहादुर अफसरों और जवानों ने, यानी वो तो हिस्ट्री बन गई। इतने कम लोगों ने इतनी बड़ी पाकिस्तानी सेना को रोक दिया और उनको वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब ये तो ताज्जुब हो गई थी, मिलिट्री हिस्ट्री दोबारा लिखी गई। तो ये हमारे जवानों का जज्बा है, अफसर्स का जज्बा है, उनकी लीडरशिप का जज्बा है कि वो मतलब हारते हुए को भी लोग जीत जाते हैं। लेटर ऑफ सरेंडर पे जब साइन किए गए थे, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी को होप थोड़ी थी कि वो साइन कर देंगे, इतनी जल्दी साइन कर देंगे नहीं, लेकिन ऐसा साइकोलॉजिकल वारफेयर और इतना दबाव बनाया गया उनके ऊपर कि उन्हें लगा कि अब तो बचना मुश्किल।
तो 10-12 तो आर्मी के बंदे थे और वो दे वर सराउंडेड बाय 10,000 पाकिस्तानी आर्मी। जी जी। और वहां पर भी जाकर के उन्होंने जाकर के नियाजी, जनरल नियाजी से कहा कि भैया तुम साइन करो और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इतना बड़ा सरेंडर हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं। ये हिस्ट्री क्रिएट की है हमारे जवानों ने, तो ये तारीफ करनी पड़ेगी। यही देखा आपने, ये फर्स्ट वॉर था जिसमें तीनों फोर्सेस ने इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाया और उसका रिजल्ट हमारे सामने। कितना 11 दिन चला था, 16 दिन? 14 दिन। 14 दिन। 14 दिन में वी क्रिएटेड अ नेशन। और यहाँ पर रशिया और यूक्रेन है, 2 साल हो गए उनको टुक 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 करते हुए, चल रहा है अभी। और पता नहीं कब तक चलेगा। जी, लेकिन ये जो वार था, ये बड़ी क्रिटिकल स्टेट इंडिया बांग्लादेश का वाला आ गया था, क्योंकि उधर इन्वॉल्वमेंट ऑफ अमेरिकन सातवां बेड़ा आ चुका था, बंगाल में घुसने के लिए तैयार था। उसी समय बांग्लादेश का सरेंडर हो गया, ईस्ट पाकिस्तान का सरेंडर हो गया और बांग्लादेश फॉर्म। 2-3 दिन अगर रुक जाता तो फिर तो शायद थोड़ी सी सिचुएशन और डिफिकल्ट हो जाती, लेकिन लंबा खिंच जाता सर। लेकिन हमारा जो मित्र रशिया था उस समय हमारे साथ आ गया। अच्छा सर, अब हम आते हैं अंडमान में। आप कितने 4-5 साल रहे अंडमान? जी जी जी। उसके बाद आपकी कहाँ पोस्टिंग हुआ? फिर मेरी पोस्टिंग विशाखापट्टनम में हुई। विशाखापट्टनम में। नॉर्मली एक कैप्टन जो होता है वो किसी जहाज का पूरा इंचार्ज होता है। एक्चुअली जो आप कह रहे हैं वो सही बात है। जो कैप्टन होते हैं नेवी के, वो जो सबसे सीनियर अफसर्स होता है एग्जीक्यूटिव अफसर्स का, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, उसे कैप्टन कहते हैं। अगर वो लेफ्टिनेंट रैंक भी होल्ड कर रहा है तो भी उसे कैप्टन ऑफ द शिप बोला जाएगा। भले वो रैंक में कम हो, के पास ऑफिसर और जवानों की संख्या कम हो, but he will be respected, he will be regarded as a senior most, and he'll be known as the captain of the ship, captain arriving. It's like commandant type. Yeah, he is a commanding the ship, so you can say, but he is known as a captain of the ship, irrespective of the rank. जो हमारे यहाँ कमोडोर बन जाते हैं, तो उनको भी कई बार कमांड मिलता है शिप का, तो उनको रैंक जो दिया जाता है वो कैप्टन का ही रैंक दिया जाता है टेम्पोररी, जब तक वो शिप में रहते हैं। कमांडर को भी? कमोडोर को भी उसकी कमांडर इज लेफ्टिनेंट, इज अ ब्रिगेडियर, ही इज इक्विवेलेंट टू ब्रिगेडियर। तो जब वो शिप में जाएंगे तो उन्हें कैप्टन का रैंक मिलेगा कुछ समय के लिए, जब तक वो शिप में कमांड करेंगे, और जैसे वो बाहर जाएंगे तो फिर कमोडोर का रैंक उनको दोबारा। तो आपने सर कौन से शिप वगैरह हैंडल? नहीं, मैं तो एक दूसरी ब्रांच में था, मैं मेट ब्रांच में था। तो मेरा रोल एक सपोर्ट रोल में आता है, इसको बोलते हैं एविएशन के लिए। मैं विराट में रहा, जो एयरक्राफ्ट कैरियर था। मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा। ऑब्वियसली जब ये मौका मिला तो पूरा सीखा, जाना और एंजॉय भी किया। विराट में था। अच्छा सर, जब आप ऑपरेशन में चले जाते हैं, ऑपरेशन मतलब सी में आप चले गए, चारों तरफ आपको समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है, उस समय आपकी लाइफ कैसी होती है? कैसे आप अपने आप को, हमें तो यही नहीं पता कि हम तो जमीन पे रहते हैं, हमें नहीं पता कि पानी में रहने की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जी जी। जवान, एक फौजी, एक ऑफिसर, जब वो पानी में रहता है, हालांकि जितना मर्जी वो हार्डकोर, जितना मर्जी क्यों ट्रेन ना हो, उनको दिक्कत क्या क्या फेस करनी पड़ती है? दिक्कत मतलब उनकी ट्रेनिंग ही इस तरह की होती है, और बेसिकली जो सी की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा होती है, जो फाइनली आपको वारफेयर के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड मोड में रखती है। तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अकेले या दूसरे शिप्स के साथ या एयरक्राफ्ट के साथ या एयरक्राफ्ट, सबमरीन, सबके साथ जो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। तो जैसे कि मैं एयरक्राफ्ट कैरियर में था, तो जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर होता है तो वो अकेले नहीं जाता है, उसके साथ और भी शिप्स जाते हैं, अकेले नहीं जाएगा। उसके साथ उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और भी शिप रहेंगे। सबमरीन भी रहती है कभी कभी, और कभी कभी हवाई जहाज भी रहेंगे, कभी कभी एयरफोर्स भी हमारे साथ आ जाती है, उस डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशंस क्या है। तो ये ऑपरेशन जाते हैं कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, जितने दूर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस एरिया में कर रहे हैं, उस हिसाब से चलते रहते हैं। वहां की लाइफ अलग होती है। मोस्टली इट इज ऑपरेशनल ओरिएंट। कुछ ना कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं वहां पर कंटिन्यूअसली, लगातार चल रहे हैं। चाहे मान लीजिए आप सिमुलेट कर रहे हैं कि एनिमी एयरक्राफ्ट आपको अटैक करने आ रहा है, तो आपके सारे राडार यूनिट अलर्ट हो जाएंगी, आपकी मिसाइल सिस्टम अलर्ट रहेंगी, और उसको एक पेपर एक्सरसाइज, हम लाइव फायर नहीं करेंगे अनलेस हमें परमिशन दी जाए, वो एक्सरसाइज चलेगी। साहब, हमने एयरक्राफ्ट को पिकअप कर लिया इतने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे, हमने पनडुब्बी को पिकअप कर लिया इतने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस।
तो वो सारी अलर्टनेस आपकी देखी जाती है कि आप कितनी जल्दी एनिमी एयरक्राफ्ट को, एनिमी शिप्स को, एनिमी सबमरीन को आप पकड़ पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं, और उसके बाद अपने एक्शन मोड में आते हैं। आप लाइव फायरिंग नहीं करेंगे जब तक आपको परमिशन नहीं। लाइव फायरिंग के लिए कुछ और प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, जैसे एक डमी टारगेट हमने लगा दिया हवा में, डमी टारगेट उड़ के जा रहा है, उसके ऊपर लाइव फायरिंग करें ताकि अगर कुछ डैमेज होगा तो उसको, मान लीजिए हमें मिसाइल फायर भी करनी है, एक्चुअली लाइव मिसाइल फायर कर रहे हैं, तो ऐसा शिप रखते हैं किसी दूरी पर जिसको अगर डिस्ट्रॉय भी कर दें तो कोई नुकसान नहीं। डमी टाइप का ही हाँ, होगा। डमी टाइप का शिप या कोई टारगेट रखेंगे तो उस पर मिसाइल फायर होंगी टू सी द एक्यूरेसी एंड द रेंज ऑफ योर ऑल द सिस्टम। ये तो हुआ कि आपका ऑपरेशन का कैसा काम चलता है। एक आम आदमी अगर शिप पे रहता है इतने दिन तक, उसको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? ये डिपेंड करता है किस शिप में है। अगर छोटे शिप में है, छोटा शिप मतलब कि जैसे हमारी मिसाइल्स बोट होती हैं, ठीक है, उनका साइज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उसको आप 50 मीटर 60-70 मीटर के आसपास आप बोल सकते हैं, बस इतनी छोटी शिप होती है, उसका पर्पज़ ही छोटा होता है। तो उसमें रोलिंग पिचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमारे टग होते हैं या हमारे एलएसटीज होते हैं, जो छोटे शिप्स होते हैं, जो टैंक वगैरह कैरी करते हैं, जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती है। तो जैसे उनके अंदर रोलिंग पिचिंग बहुत होती है, तो आम आदमी आएगा तो वो वोमिट करना शुरू कर देगा, वो सस्टेन ही नहीं कर सकता। इवन हमारे आर्मी के जवान जब कंबाइंड ट्रेनिंग में जाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है वो वोमिट करना, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली आप हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, और उसमें भी अगर वेदर बैड है, साइक्लोन आया है या सी स्टेट 3, 4, 5, 7, 8, 10 तक चली जाती है, आप 30-40 फुट ऊपर जाएंगे, 30-40 फुट नीचे जाएंगे, 30-40 फुट ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे आप 30-40 जी जी मतलब बड़ी 4 माला ऊपर 4 माला नीचे, ऐसे ही चलता है। आप देखेंगे उस वेव की साइज तो आप सोचेंगे कहाँ आके फंस गए। हमारे विराट के ऊपर जो उनका जहां पर एंकर लगे रहते थे वहां तक पानी आता था, आप सोच लीजिए, जबकि वो इतना बड़ा शिप था। तो छोटे छोटे शिप तो एकदम लगता है कि पत्ते की तरह हिल रहे हैं पानी में। तो लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत वोमिटिंग होती है, और यहाँ तक कि लोगों को खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ भी पेट में नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी उनको कहा था भाई कुछ खाते रहो, कुछ खाते रहो, कुछ खाते रहो। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आता है, क्योंकि जब वेदर खराब होता है तो वो बहुत ही टफ टाइम होता है, बहुत ही टफ। रात को नींद वगैरह आने में कैसे दिक्कत आती है? नींद क्या, वहाँ तो नींद आ ही नहीं सकती, इतने आप गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मतलब अगर वेदर खराब है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देन बहुत सारा डैमेज भी हो जाता है शिप में। आपने सुना होगा कई बार वेदर खराब में कुछ हमारे शिप डूब भी गए थे, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर कैजुअल्टीज वगैरह? कैजुअल्टी हुई हैं पास्ट में, काफ़ी कैजुअल्टीज हुई हैं। तो साइक्लोन आते रहते हैं, आपको भी पता है। तो हम लोगों का काम था कि इन सारे बैड वेदर को प्रिडिक्ट करना और अपने शिप को महफूज रखना, सेफ रखना, अपने एयरक्राफ्ट को सेफ रखना, क्योंकि उनके पास इतने इक्विपमेंट नहीं होते हैं कि उन सब साइक्लोन का मूवमेंट या उन सब चीज़ों को बढ़िया से ट्रैक कर सकें। आर्मी का सबको पता है, ये हमारा आईबी है, ये हमारा एलएसी है, ये एलओएसी है, और यहाँ पर हमने पेट्रोलिंग करनी है। आईबी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले पेट्रोलिंग करेंगे, या आईटीबीपी या दूसरे पेट्रोल करेंगे, एसएसबी वाले पेट्रोल करेंगे, एलओसी में दोनों मिलकर के पेट्रोल करेंगे। में बॉर्डर डिफाइंड है, पानी के अंदर बॉर्डर नहीं डिफाइन होता। तो वहां पर आप कैसे पेट्रोल करते हो, या कैसे वहां पर कोस्टल गार्ड या आप लोग किस तरह से आपको पता चलता है कि, या ये कहा जाए कि आम आदमी के लिए हमारे इंडियन बॉर्डर्स होते क्या हैं, पानी के बॉर्डर कैसे होते हैं? नहीं, हमारे कुछ टेरिटोरियल वाटर है, और उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये इंटरनेशनली डिफाइंड हैं, वो हमारी रीजन है। लेकिन जैसा आपने कहा, एकदम सही कहा है, श्रीलंका वाले मछुआरे हमारे पानी में घुस जाते हैं, उन्हें कहते हैं हमें पता ही नहीं, हम तो घुस गए। वो कैसे देखें, कहाँ कोई बाउंड्री दिखाई तो नहीं पड़ती है। Exactly. तो हम जाते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, हमारे मछुआरे हैं तो वो पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से गेम चलता रहता है। लेकिन हमारी कोस्ट गार्ड इसीलिए अलर्ट रहती है, हमारे राडार इसलिए अलर्ट रहते हैं कि कोई हमारे वाटर में, जो हमारी टेरिटोरियल वाटर है, उसमें कोई ना घुसे। टेरिटोरियल वाटर हमारे लैंड की तरह ट्रीट की जाती है। तो उसमें कोई भी शिप घुस ही नहीं सकता है जब तक हमारी परमिशन ना हो। और जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो काफ़ी दूर तक जाता है, उसमें हमारे को अधिकार है हम वहाँ एक्सप्लॉइट कर सकें, चाहे हमें तेल निकालना हो, चाहे कोई भी काम करना हो। मतलब वो जो रिसोर्सेज होंगे वो मेरे होंगे, मतलब हमारे कंट्री के होंगे। तो उसमें दूसरा चाइना वाला हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आके नहीं कुछ कर सकता है। तो ये प्री डिफाइंड रहता है, उनको भी पता है
कि इसमें आप नहीं घुस सकते। तो क्या डिस्टेंस होता है, जैसे मेरा बॉर्डर, मेरे यहाँ पर लैंड एरिया, तो लैंड एरिया से कितने हाँ, किलोमीटर वो तक जो वहाँ? आपकी शोर लाइन है हाँ। वहाँ से डिमार्केटेड रहता है इतने किलो में। और लेकिन ये मैं बता दूँ, जितने भी आजकल के शिप हैं उन्हें एग्ज़ैक्टली पता है वो कहाँ किस लोकेशन में है। तो इसलिए ये नहीं कह थैंक्स टू सकते। जीपीएस। जी, 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 उनके पास जीपीएस रहता है, हाँ। उनको एग्ज़ैक्टली पता है कि वो हैं कहाँ इस समय। और मीटर तक की उनको रिज़ॉल्यूशन होती है। तो वो नहीं वो किसी ये नहीं बच सकते कि साहब हमें पता नहीं था। हाँ। तो अगर वो हमारे वाटर में घुसे हैं, तो ये तो इंटेंशनल होगा। और जो हमारा इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वो कितना कर होता है सर? वो करीब लगभग 140 नॉटिकल माइल मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसके आसपास होता है। अच्छा, काफी होता है 140। हाँ, मतलब काफ़ी एरिया हमारा कवर करता है। फ्रॉम द शोर। फ्रॉम द शोर वो हमारा एरिया, उसमें एक्सप्लॉयटेशन का राइट सिर्फ़ हमारे कंट्री को है। और सी सेलिंग का राइट कोई भी कर सकता है? नहीं नहीं, ओपन सी में एनीबॉडी कैन टेक पैसेज। नहीं, हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसको एक्सक्लूसिव जोन बोलते हैं, ईईजेड, इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके अंदर कोई दूसरी कंट्री का जा सकते हैं, उसमें पानी के जहाज, इनोसेंट, इसको बोलते हैं इनोसेंट पैसेज। ओके, वो जा आप जा सकते सकते हैं अपने पर वहाँ के रिसोर्सेज को वहाँ एक्सप्लॉइट नहीं बदमाशी कर नहीं कर सकते। मतलब आप खाली ट्रैवल, इनोसेंट मतलब आपके हम्म। इंटेंशन कोई गड़बड़ नहीं होने चाहिए। वहाँ पर फिशिंग भी नहीं कर सकते। वहाँ फिशिंग भी नहीं कर सकते हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ओके, मतलब अगर वहाँ आप के करेंगे तो फिर हमारे एरिया में आप गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, वो हमारा एरिया है। लेकिन जहाँ पर क्लोज़ बाउंड्रीज़ हो जाती हैं, जैसे श्रीलंका के पास, वहाँ के रूल थोड़ा-से अलग हो जाते हैं। वो मुझे भी देखने पड़ेंगे हाँ, कि वो क्या कोई रूल है। इशू नहीं है, वो तो क्योंकि वहाँ बाउंड्री सटी-सटी है। हम्म। आम आदमी जो आर्मी में जाना, सॉरी नेवी में जाना चाहता है, हुँ, यंगस्टर जितने नेवी में जाना चाहते हैं, हुँ, वो अपने आप को साइकोलॉजिकली या किस तरह से देखें कि वेदर दे आर फिट फॉर इट और नॉट, हुँ, हुँ। तो उसके लिए क्या उनका टेस्टिंग होना चाहिए? जैसे मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मुझे पता है भाई साहब वहाँ गोली चलेगा, मुझे अपने आप को पूरा फिट रखना है, मुझे -40 पे और जैसलमेर में 50 डिग्री टेम्परेचर के लिए फिट होना चाहिए। इट्स वेरी इजी टू डिफाइन, क्योंकि मैं भी ज़मीन पे रह रहा हूँ हुँ, और मुझे ज़मीन पे ही रहना है। पर जब पानी में रहने जा रहे हैं, तो हुँ। वहाँ का जो सेलर होगा, जो भी या ऑफिसर होगा, उसकी मेंटल मेकअप बिल्कुल दूसरी तरह का होता है। एकदम सही कहा आपने, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमेशा वो पानी पे रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कि उन्हें कुछ दिन आपको सी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ख़ास करके कुछ ब्रांचेज़ में ये कंपल्सरी है कि अगर आप मेडिकली फिट चल रहे हैं, तो आपको शिप अपॉइंटमेंट में तो जाना ही पड़ेगा। ये आपके प्रमोशन से भी लिंक्ड रहता है, ओके, ठीक है? तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड टू बी ऑन द सी। ऑन द सी और इन द एयरक्राफ्ट, जो नेवल शिप हैं, सबमरीन हैं या एयरक्राफ्ट है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड, क्योंकि सबको लगता है कि हमने जब फ़ौज जॉइन की है, तो मुझे भी अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए उस ऑपरेशंस का हिस्सा होने के लिए। तो लोग खुशी-खुशी जाते हैं और उसको अंजाम देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वही जी। मैं पूछने जा रहा था। क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे तरह का काम चलता है, बहुत दूसरे तरह का जज़्बा चलता है, क्योंकि यू आर ऑपरेशनली डिप्लॉयड। आप देख रहे हैं कि पूरे ऑपरेशन चल रहे हैं, आपके साथ पूरी टीम लगी हुई है, आपको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार पीछे खड़ी हुई है, आपकी जनता खड़ी हुई है। यहाँ तक कि जब हम लोग जाते थे किसी दूसरे कंट्री में, मान लीजिए सिंगापुर चले गए, दूसरी कंट्री में लगे, वहाँ की पूरी पब्लिक हम लोगों को देखने के लिए, मिलने के लिए आती थी कि यस, हमारी कंट्री से एक शिप आया है। और हम लोग लिए उनके लिए विजिट ऑर्गेनाइज करते थे, उनके लिए फंक्शन ऑर्गेनाइज करते थे। ओह! तो वी आर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर नेशन। ट्रू। तो कितनी खुशी होती थी और उन्हें भी लगता था हमारे देश से कोई शिप आया है। हुँ, वो आते थे हमारे शिप में, हम उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। हुँ। वो भी अपने यहाँ इनवाइट करते थे अपने यहाँ फंक्शन में। तो इस तरह से हमारा वो कोऑर्डिनेशन चलता रहता था। मैक्सिमम आप सी के अंदर कितने दिन रहे हैं? कितने महीने रहे हैं? मैं एट अ स्ट्रेच? मैं उतना बिजी नहीं रहा, लेकिन 1-1 महीने रहा हूँ मैं शिप में। 1-1 महीना? जी, जी। एट अ स्ट्रेच? हाँ, एट ए स्ट्रेच, क्योंकि वो शिप खाली एक ही जगह दूसरी जगह एक्सरसाइज की, फिर दूसरी चली गए, फिर वहाँ एक्सरसाइज की, फिर वहाँ पोर्ट टच किया, इस अ, तरीके से हम लोग करते थे। तो उसमें होम सिकनेस और सी सिकनेस किस तरह का होता है? एक तो होती है, क्योंकि कुछ दिन के बाद हुँ, आपको लगता है कि थोड़ा-सा फैमिली के साथ समय बीतना चाहिए। ये इट इज़ नेचुरल, हाँ, ये तो ये होम एवरीबॉडी सिकनेस हैज़ हो गॉट गया। अ हाँ, हाँ, फैमिली हाँ। देयर। सो उनको मौका दिया जाता है, जैसे शिप आता है अलोंग साइड, तो जैसे शिप लंबी सेलिंग के बाद अलोंग साइड आता है, तो जनरली लोगों को मौका दिया जाता है कि कुछ दिनों के लिए वो रेस्ट करें या फैमिली के साथ रहें। या उनका रूटीन थोड़ा-सा स्लैक कर दिया जाता है कि सो दैट दे कैन स्पेंड सम टाइम विद द फैमिलीज़, लुक आफ्टर द प्रॉब्लम्स या जो भी उनके इश्यूज़ हैं,
किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हैं, कोई है, किसी को एडमिशन दिलाना है बच्चे को, मतलब बहुत सारे इश्यूज रहते हैं जो मतलब आम आदमी के लिए होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उनको बैक बर्नर पे रखना पड़ता है। और हाँ, बच्चों का बर्थडे, बच्चों हाँ, का एनिवर्सरी, बच्चों का एग्जाम का रिजल्ट, बच्चों की पीटीएम, जी। ये चीजें तो आपके लिए लग्जरी हैं, वो एक्स्ट्रा लग्जरी हो लग्जरी गई, हैं। लोग मैरिज luxury। एनिवर्सरी, बर्थडेज, all these are extra luxury for you guys, particularly when you are on the व्हेन यू आर in the field. इन द फील्ड। वो हमारे लिए जो जितने भी शिफ्ट हुए वो फील्ड पोस्टिंग हुई। तो एक तो शिप की लाइफ हो गई जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। हो सकता है सेलिंग 2 दिन की हो, 4 दिन की हो, महीने भर की हो, वो डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशंस, किस हम मिशन पे जा रहे हैं उसके हिसाब से डिफाइन होती है। सिमिलरली पनडुब्बी में इतनी लंबी नहीं होती है, लेकिन उनकी भी अच्छी खासी हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन उनके ऑपरेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ डिप्लॉय हो रहे हैं वो। इसी तरह एयरक्राफ्ट के सबसे कम होते हैं। अब उन्हें जैसे हमारे रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट हैं जो टोही विमान बोलते हैं उनको, अच्छा, ठीक। वो जाते हैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे उड़ते रहते हैं, क्योंकि काम ही है उड़ते रहो, समुद्र के चक्कर लगाते रहो, वहाँ का जायजा लेते रहो, वहाँ से इंटेलिजेंस गैदरिंग करो। अच्छा, आपने लगभग 3 दशक से ज़्यादा नेवी को दिया। जी, 3 3 दशक से ज़्यादा नेवी को दिया। 3 दशक में जब आप नेवी में गए थे, जी तब से और जब आप छोड़ के आए, जी। तब से फैसिलिटीज़ में, कन्वीनियंस में, जॉब लग्ज़री नहीं मैं कहूँगा, जॉब की ईज़ीनेस में कितना का फ़र्क आया जब आप गए थे? बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका, बहुत ज़्यादा। मतलब आम आदमी नहीं सोच सकता है कितना परिवर्तन आया। तो जब मैं पुराने समय को देखता हूँ, जो हमसे भी पहले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जिन्होंने नेवी ज्वाइन की, जिन्होंने ब्रिटिश टाइम से ज्वाइन की थी, वो यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी टफ लाइफ थी उनकी। फिर भी जब मैं कहूँगा, जब व्हेन आई लुक बैक टू 81 व्हेन आई जॉइन नेवी और आज में, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस आ गई हैं हमारे पास। ये मैं सिर्फ नेवी के लिए बात नहीं करूँगा, आई एम श्योर अदर सर्विसेज में भी आई हैं। ट्रू, ट्रू। यानी कि मेरे पास पहले इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं 2 व्हीलर खरीद सकूं, लेकिन आज जब यंग सब लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट ज्वाइन करता है, ही बाइज ए कार विद इन नो टाइम। और उसमें तो स्कूटर के लिए भी वेटिंग करना पड़ता था, वेटिंग 4-4, करना 5-5 पड़ता साल। था, पैसे नहीं होते थे, लोन इतनी जल्दी मिलता भी नहीं था। घर लोग को, कई लोग तो रिटायर हो गए बिना घर के, बिना घर बनाए। तो पहले वो फाइनेंशियल हार्डशिप बहुत ज़्यादा थी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट हैज़ गिवन मेनी एडिशनल बेनिफिट्स, जिसमें एक तो पे इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ है, पेंशन इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आज जनरली बाय एंड लार्ज 5-10 साल के अंदर लोगों के पास एक अपना घर हो जाता है, चाहे वो लोन लेके या चाहे कैसे भी। आफ्टर ज्वाइनिंग द फोर्सेस दे गेट ए हाउस। गाड़ी मैंने आपको बता दी, कुछ सालों के अंदर ही 1 या 2, 4, 6 महीने, 6 महीने लोग गाड़ी आ जाती है। बिल्कुल। लोन फैसिलिटी है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं उनको। तो ये जो फैसिलिटीज़ आई हैं, पहले हम लोग हवाई जहाज में फ्लाई नहीं कर सकते थे, अब वो फ्लाई करते हैं। अगर उनके पास मेस में एकोमोडेशन नहीं है, तो आज अच्छे उनको 5 स्टार होटल में ठहरने की परमिशन दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, रैंक एंड तो इस तरह से बहुत सारे, पहले हम लोग को फ्री राशन, एक्स्ट्रा राशन नहीं मिलता था, जो बाद में दिया, जो बहुत बड़ा रिलीफ था। बाद में शायद डिसकंटिन्यू हुआ है जैसा सुनने में आता है, लेकिन फैसिलिटीज़ बहुत मिली हैं आज की तारीख में। सर, ये तो हार्डशिप कितना कम हुआ? ये तो पैसे का तो चलो मॉनेटरी गेन नहीं, तो हार्डशिप भी कम हुआ है, लोगों का हार्डशिप कम हुआ है। जो हमारे शिप्स जो आजकल के आ रहे हैं, वो ज़्यादा एर्गोनॉमिक्स निकली में ओरिएंटेड हैं, वहाँ ज़्यादा कंफर्ट है, एसी इज़ बेटर, जो उनके इक्विपमेंट हैं सब कुछ बेटर आ रहे हैं। जहाँ मतलब शिप्स के क्रू का ध्यान रखा जाता है, उनके इक्विपमेंट बेटर आ रहे हैं, उनकी मशीनरी बेटर आ रही है। तो जिस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल आज खत्म हो गया है, लेकिन अब उस स्ट्रगल की मात्रा थोड़ी कम होती जा रही है। नहीं, पर जैसे आपने बताया सर कि जब आप पनडुब्बी में हैं, तो आपको आधा लीटर पानी मिल रहा है एक दिन का, या 1 लीटर पानी मिल नहीं, रहा अब है? बदल गई, अब थोड़ी स्थिति मच बेटर हो गई है। 2 लीटर हो गया होगा। ज़्यादा हो गई है। अब वो जो है ना, पानी से नहाने की सोच सकते हैं। पर स्टिल नहीं, फिर भी वही है। हाँ। जैसे इतना नहीं, जैसे बड़े शिप में मैं विराट में था, तो यू हैव टू टेक बाथ विदिन 10 मिनट, 15 मिनट पानी आता था, उसमें आप नहा लीजिए। अगर नहीं गए तो फिर दूसरे वेट करिए पानी का, क्योंकि फ्रेश वाटर इज अ वेरी लिमिटेड सप्लाई।
समुंदर है, खारा पानी खूब भरा हुआ है, बट उससे आप नहा नहीं सकते, उसको पी नहीं सकते। प्रॉब्लम यही है। तो मतलब आप चारों तरफ पानी में घिरे हुए हैं, लेकिन और फिर भी आपको प्यासा ही रहना पड़ता प्यासा ही है। रहना पड़ेगा। आधा लीटर पानी से पूरे दिन जी, जी, निकालना जी। साहब, ये तो लेकिन बड़े शिप में ये थोड़ी-सी लग्ज़री बढ़ जाती है। यू हैव गॉट अ बेटर स्पेस, केबिन्स हैं, ख़ासकर सीनियर जो हैं, एचओडीज़ हैं, उनके लिए इंडिपेंडेंट केबिन्स मिल जाते हैं। जो और जूनियर अफ़सर्स हैं, जवान्स हैं, उनके लिए 4-5 कभी-कभी 30-40 लोगों के लिए बंक लगे हुए हैं, जो मतलब सेलर्स हैं, उनके लिए अलग रूम बने हुए हैं, उनको केबिन बोलते हैं, अच्छा। डॉर्मिटरीज़ बोलते हैं, तो वहाँ वो लोग रहते हैं कंबाइंड। अच्छा, लास्ट फेज में हम आते हैं सर, हुँ। कि आपने तो पूरा नेवी का हिस्ट्री देखा है, आपने सी का पूरा देखा है। आज से 200 साल पहले कैसे लोग सी में सेलिंग करते थे? वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम, वो सिर्फ़ मैं किताबें पढ़ के ही और सुन के ही समझ सकता हूँ, क्योंकि उनके पास पहली बात तो नेविगेशनल इक्विपमेंट नहीं होते थे इतने, ठीक है। नंबर 1। हुँ। ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, तो उनके सारे मूवमेंट होते थे स्टार को देख के, हाँ। नंबर 1। स्टार की पोज़ीशन देखते थे एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टार्स दे यूज्ड टू मेक आउट स्टार एंड कॉन्स्टेलेशन, जो भी हाँ। तो वो एक आज भी वो साइंस है हमारे नेवी में, आज भी है, पूरी तरह एक्टिव है वो, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया गया है। अच्छा। तो मेनी टाइम्स इफ द कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन, ऑल कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, हुँ। तो स्टार तो कहीं नहीं जाएँगे। ओह! तो उनको सेक्सटेंट मेथड होता है, वो स्टार को पॉइंट आउट करते हैं, उनको शूट करते हैं, देन दे ड्रा ऑन द चार्ट एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट द लोकेशन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से अपने जी, सिचुएशन जी, निकाल जी। के। वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड लगाते हैं, अपनी लोकेशन निकालते हैं। आज भी उसको यूज़ करते हैं हमारे शिप में। तो एक तो पहले तो उस ये बाद की डेवलपमेंट है, लेकिन पुराने डेवलपमेंट वो देखते अच्छा वो स्टार इधर है, ये स्टार इधर है, ये स्टार इधर है। तो इस तरह से वो लोग नेविगेट करने की कोशिश करते थे, नंबर 1। दूसरी बात, उनके पास वेदर इक्विपमेंट नहीं होते थे। तो वेदर का कोई इनपुट नहीं मिलता था, तो बहुत सारे जहाज पानी में डूब ही जाते थे। कहीं फँस गए बैड वेदर में, खत्म। उनके पास इंजन की पावर उतनी नहीं होती, तो या तो सेल से चलते थे, हाँ। या तो हैंड पुल्ड हाँ, पावर हाँ, होती हाँ, थी। हाँ। बस यही पावर होती थी। तो ये बात कर रहे हैं आप 300 साल पुरानी की। 300-400 साल, जब उस ओके। समय इंजन वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वैसे ही जहाज चलते थे। और वो रास्ता भटक कैसे जाते थे? हमारे वास्को डी गामा जी यहाँ हाँ, से तो उन्हें वहाँ पता ही नहीं कैसे? चलता था कहाँ है, कोलंबस कहाँ से क्योंकि कहाँ उनके पास पहुँच मैप गए? ही नहीं थे। किधर जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे, तो उनके पास आज भी भटक जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा कम भटकते हैं क्योंकि अब ओह! पता लग जाता है कहाँ पर हैं ये लोग। तो अच्छा, इस उसके बाद बहुत सारे नेविगेशनल एड आने शुरू हो गए, जैसे आपने सुना होगा लाइट हाउस। तो जब आप कोस्टल सेलिंग करते हैं, दिखाई पड़ता है कि ये 30 मील 40 मील दूर कोस्ट है, तो वहाँ बगल-बगल लाइट हाउस लगे हुए हैं, तो उनके लाइट हाउस की बुक्स हैं। ठीक। तो वो बताते हैं कि इस लाइट हाउस की लाइट की फ्रीक्वेंसी से तो आप यहाँ पर हैं, चेन्नई के पास हैं, आप मद्रास के यहाँ पर हैं, कलकत्ता हैं, आप यहाँ हैं, वहाँ हैं। सो विद दैट यू कैन मेक आउट। मतलब जो लाइट हाउस है, जी, उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं। जी, जी, जी। इफ यू डोंट हैव एनी जीपीएस सिस्टम जीपीएस और सिस्टम। चाँद तारे फेल हो जाएँ तो। जी। और दूसरे हैं ये जो नए मेथड्स हैं, वो आपके जो रेडियो सिग्नल्स हैं, हाँ, उनसे आप पता लगाते हैं कि रेडियो सिग्नल्स वो जो इमिट करते हैं बहुत सारे, वो हाँ। एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो आप किस एरिया में घूम रहे हैं, उससे आपको पता लग जाता है, कितनी दूरी पर हैं, इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से। और सब बेस्ट है तो आजकल वो जीपीएस आ गया है, तो जनरली यू आर अनलेस द जीपीएस फेल्स, यू आर नेवर लॉस्ट। You have to go for the old system of navigation. हाँ, लेकिन इन जीपीएस के साथ एक पंगा और है जी। कि आपकी यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज़ यू आर मॉनिटर्ड बाय वन सैटेलाइट, बिकॉज़ वो आपको हाँ। देख सकता है। आजकल बहुत सारे सैटेलाइट भी आ गए हैं, जो आपकी पिन पॉइंट लोकेशन निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, जो स्पेशल पर्पज़ के लिए लॉन्च किए जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि ये शिप यहाँ घूम रहा है। जितना मतलब कन्वीनियंस हुआ उतना खतरा भी बढ़ा खतरा है। भी बढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब सीक्रेसी मेंटेन करना और मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए जो सबमरीन वॉरफेयर है, हुँ। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आज की तारीख में। हाँ। क्योंकि पनडुब्बी में आज भी पानी के अंदर आपको ट्रेस करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। अगर आप पानी के अंदर सबमरीन डाइव कर गई, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट योर लोकेशन। आपको लोकेशन तभी पता चलेगी व्हेन यू विल सरफेस ऑन द एक सरफेस, एक दूसरा इक्विपमेंट होता है, उसको सोनार बोलते हैं। लेकिन हाँ। सोनार की अपनी लिमिटेशंस हैं। वो पानी का टेम्परेचर प्रोफाइल, सैलिनिटी प्रोफाइल उस एरिया में कैसी है, जब तक आपको वो पता नहीं, कुछ खास कंडीशन में सबमरीन 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप ढूँढ नहीं सकते उस कंडीशंस में।
पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो सारी रेज जो निकल रही हैं आपके सोनार से वो सबमरीन को टच ही नहीं कर रही है। सबमरीन, उसको शैडो जोन बोलते हैं, वहां जाके बैठी हुई है। ओके, वो डिफरेंट लेयर्स हैं, वहां पर रे पहुंच ही नहीं रही है, तो सबमरीन डेविएट होते मतलब हाँ वो जाएगी कहीं नीचे चली जाएगी, सो यू विल नॉट नो कहाँ पर बैठी हुई है सबमरीन। और सबमरीन चुपचाप है, उसको पता है कि ये शैडो जोन है, वो पकड़ में नहीं आएगी। ये इसीलिए सबमरीन वॉरफेयर सबसे डेंजरस समझा जाता है। हमारी इंडिया सबमरीन वॉरफेयर के लिए कितना प्रिपेयर्ड है विश्व और नेबर्स, खासतौर पे ये कहें कि होस्टाइल नेबर्स दो ही हैं, चाइना और पाकिस्तान। अब जो अभी ऑफ कोर्स फ्यू इयर्स से जो ट्रेंड चल रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, हमारा सबमरीन आर्म्स बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। दूसरा, हमारे पास सर्टेन जियोग्राफिकल एडवांटेज है। एडवांटेज ये है, जैसे कि जो मेन सी रूट है वो हमारे मलक्का स्ट्रेट से, अंडमान के नीचे से होके जाता है, और वो एरिया हमारा है। हमारा एरिया मतलब वी आर द किंग ऑफ द एरिया, वी आर सपोज टू लॉइटर इन दिस एरिया, बिकॉज हमारा एरिया तो अंडमान तक फैला हुआ है। सो इट कम्स इन आवर डोमेन। यहाँ अरेबियन सी, उधर वो, इधर नीचे इंडियन ओशन। तो जितने भी शिपिंग रूट है आज की तारीख में, किसी भी कंट्री की पावर इज डायरेक्टली लिंक टू हाउ इज कॉमर्स इज गोइंग थ्रू दैट रूट। अगर मैंने किसी भी कंट्री का तेल रोक दिया, फॉर एग्जाम्पल बाई मिलिट्री पावर और बाई एनी पावर, सी पावर, वो कंट्री कोलैप्स कर जाएगी, युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं है, वैसे कोलैप्स कर जाएगी। और इसीलिए शायद चाइना जो है उस पर्टिकुलर जोन के अंदर पानी को लेकर के पंगा कर रहा है। नहीं तो उनका जो शिपिंग रूट है, अगर वो सोचते हैं कि हिमालय में बहुत बड़े टाइगर है, पहली बात तो टाइगर है ही नहीं, ठीक, टाइगर तो हमारे जवान है, और वो समझ गए, दिखा दिया उनको दिखा दिया, गलवान में दिखा दिया। तो ओशन में भी हमारे जो शिप्स हैं और सबमरीन्स हैं, वो उनसे भी बड़े टाइगर हैं। अभी बहुत सारे ऑपरेशंस हुए होंगे, आपने जो मार्क किया हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के, यहाँ पर के साथ मिलकर कुछ शिप पे अटैक किया तो हमारे लोग गए, उनको बचाया, उनको सेव किया इमीडिएटली। अवर नेवल फोर्सेस रैन, दे सेल द शिप्स वाला। हाँ, पायरेट्स के बारे में बहुत सारे हमारे इवैक्यूएशन किए फॉरेन कंट्री से, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई जो फंस गए थे फॉरेन कंट्री में, मिडिल ईस्ट में लोगों को उठा के लाए जल्दी शिप से, 300-400 लोगों को लिफ्ट किया वहां से, या बहुत ज्यादा लोगों को लिफ्ट किया, वो ले आए। तो हमारे जो नेवल पावर है, शायद जी सीरिया वॉर चल रहा था, शायद सीरिया वॉर, और इसके बाद जो और भी कई बार हुए हैं मिडिल ईस्ट में, कई बार हमारे फंस गए थे लोग, तो वहाँ से शिप्स लाए हैं, जिसमें हमारे जनरल वीके सिंह भी गए थे। उनको अभी ये पिछले साल की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, तो उन्होंने पूरे शिप्स गए थे हमारे, डिप्लॉय हुए थे। तो ये सारी पावर दिखाता है कि इंडिया इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड, इसको बोलते हैं ब्राउन वाटर नेवी, बस 10-20 मील 30 मील गए, उसके बाद वापस। तो नेवी इज ट्राइंग टू शो दैट दे आर ब्लू वाटर नेवी, बहुत दूर दूर तक जाते हैं इनके शिप्स, इनके मिशंस, इंक्लूडिंग हमारी गर्ल्स सेल कर रही हैं ऑल ओवर, लेडी ऑफिसर्स, दे आर सेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऐसे ऐसे हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं। अच्छा, ये मेरे लिए नया कंसेप्ट है, ब्राउन वाटर नेवी एंड ब्लू वाटर नेवी। ब्राउन वाटर नेवी जैसे श्रीलंका की नेवी होगी, बस अपने आसपास ही, मतलब पाकिस्तान जहां तक पानी धुंधला दिखाई पड़ता है, जहां मिट्टी ज्यादा मिली, वो ब्राउन वाटर नेवी हो गई। और ब्लू वाटर नेवी जहां आप डीप ओशन में गए तो आप, लेकिन उसके लिए आपको सस्टेन करने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके शिप जाएंगे तो उनको तेल पानी भी तो चाहिए वहां पर, उनको मेंटेनेंस चाहिए, उनको रसद चाहिए, इमरजेंसी होगी, उनको कैसे मेंटेन कर, लॉजिस्टिक चाहिए। हाँ, लॉजिस्टिक सपोर्ट सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। तो जब हमारे शिप्स जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, उनका पूरा इंतजाम, पूरे रास्ते भर का इंतजाम देखा जाता है, लश्कर के साथ जाएंगे, कारवां के साथ जाएंगे, और वो मतलब इट्स लाइक कि आप पिकनिक भी मना रहे हो, आप हॉलीडेइंग भी कर रहे हो, और आप सबसे टफेस्ट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। ये एक कॉन्सेप्ट है जो जनरली नेवी के साथ पाया जाएगा। आपको काम भी, ऑपरेशंस में भी पूरी शिद्दत के साथ पार्टिसिपेट करना है, और उसी शिप में थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि हो गया, वही अपना गेम्स भी चल रहा है, डेक पर गेम्स भी खेल रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। शाम को वही डेक पर मूवी भी चल रही है, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्या हो रहा है, खाली काम किए जा रहे हैं, खाली काम किए जा रहे हैं, चारों तरफ पानी 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 पानी, और आपने तो ऊपर से बता दिया कि पानी मिलता भी 1 लीटर। अरे मैं बता रहा हूँ, आप उनके इंजन रूम में चले जाइए, हालत ये है, टेम्परेचर वहाँ कंटिन्यूअसली 50-60 डिग्री रहता है, और कोई, मैं चिल्लाऊं भी
तो अपनी बात नहीं कह सकता हूँ, सुनाई इतना नहीं इंजन देगा। की आवाज आती है। और उसमें लोग 2-2, 3-3 अपॉइंटमेंट कर चुके हैं उसी इंजन रूम में। कान खराब हो जाते हैं, परमानेंटली डैमेज हो गए। मतलब ये मैं बता रहा हूँ दूसरी प्रॉब्लम्स जो आती हैं फौजियों को। ओह! तो इतनी आवाज हो रही है लगातार, कई बार जेट फ्लाई कर रहे हैं, कई बार मतलब गन्स फायर कर रही हैं, तो उसके अपने मतलब हैजार्ड्स हैं। कितना डेसिबल साउंड हो जाता है साहब जहाँ पर इंजन रूम है, कुछ आइडिया नहीं? मतलब ये आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरी आवाज नहीं सुन सकते, मैं कितना भी चिल्लाऊं आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओह! और ऐसे कई किस्से हुए हैं जिसमें कि आपके जो इंजन रूम के जो लोग हैं ज़्यादा समय तक रह गए तो वो परमानेंटली हाँ, डिसेबल्ड हो गए। डिसेबल्ड हो जाते हैं। मतलब ये इज़ अनफॉर्चुनेट बट हाँ, इट इज़ अ फैक्ट। बट इतना मतलब एनवायरनमेंट इतना मुश्किल है वहाँ पर, हुँ। इसीलिए उनको बीच-बीच में रेस्ट दिया जाता है। यू गो एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम, गो ऑन लीव, टेक। आम आदमी जो आर्मी में जाना सॉरी नेवी में जाना चाहता है, हुँ, यंगस्टर जितने नेवी में जाना चाहते हैं, हुँ, वो अपने आप को साइकोलॉजिकली या किस तरह से देखें कि वेदर दे आर फिट फॉर इट और नॉट। हुँ, हुँ, तो उसके लिए क्या उनका टेस्टिंग होना चाहिए? जैसे मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मुझे पता है भाई साहब वहाँ गोली चलेगा, मुझे अपने आप को पूरा फिट रखना है, मुझे -40 पे और जैसलमेर में 50 डिग्री टेम्परेचर के लिए फिट होना चाहिए। इट्स वेरी ईज़ी टू डिफाइन क्योंकि मैं भी ज़मीन पे रह रहा हूँ हुँ, और मुझे ज़मीन पे ही रहना है। पर हुँ, जब पानी में रहने जा रहे हैं, तो हुँ। वहाँ का जो सेलर होगा, जो भी या ऑफिसर होगा, उसकी मेंटल मेकअप बिल्कुल दूसरी तरह का होता है। एकदम सही कहा आपने, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमेशा वो पानी पे रहते हैं, हुँ, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कि उन्हें कुछ दिन आपको सी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ख़ास करके कुछ ब्रांचेज़ में ये कंपल्सरी है कि अगर आप मेडिकली फिट चल रहे हैं, तो आपको शिप अपॉइंटमेंट में तो जाना ही पड़ेगा। ये आपके प्रमोशन से भी लिंक्ड रहता है, ओके, ठीक है? तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड टू बी ऑन द सी। ऑन द सी और इन द एयरक्राफ्ट, जो नेवल शिप हैं, सबमरीन है या एयरक्राफ्ट है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड, क्योंकि सबको लगता है कि हमने जब फ़ौज जॉइन की है, तो मुझे भी अपॉइंटमेंट मिलना है, चांस मिलना चाहिए उस ऑपरेशंस का हिस्सा होने के लिए। हुँ, 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 तो लोग खुशी-खुशी जाते हैं और उसको अंजाम देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हुँ। हाँ, वही जी। मैं पूछने जा रहा था क्योंकि कि वहाँ पर एक दूसरे तरह का काम चलता है, बहुत दूसरे तरह का जज़्बा चलता है, क्योंकि यू आर ऑपरेशनली डिप्लॉयड। आप देख रहे हैं कि पूरे ऑपरेशन चल रहे हैं, आपके साथ पूरी टीम लगी हुई है, आपको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार पीछे खड़ी हुई है, आपकी जनता हुँ, खड़ी हुई है। हुँ, यहाँ तक कि जब हम लोग जाते थे किसी दूसरे कंट्री में, मान लीजिए सिंगापुर चले गए, दूसरी कंट्री में लगे, वहाँ की पूरी पब्लिक हम लोगों को देखने के लिए, मिलने के लिए आती थी कि यस, हमारी कंट्री से एक शिप आया है। और हम लोग लिए उनके लिए विजिट ऑर्गेनाइज करते थे, उनके लिए फंक्शन ऑर्गेनाइज करते थे। ओह! तो वी आर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर नेशन। ट्रू। तो कितनी खुशी होती थी और उन्हें भी लगता था हमारे देश से कोई शिप आया है। हुँ, वो आते थे हमारे शिप में, हम उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। हुँ। वो भी अपने यहाँ इनवाइट करते थे अपने यहाँ फंक्शन में। तो इस तरह से हमारा वो कोऑर्डिनेशन चलता रहता था। मैक्सिमम आप सी के अंदर कितने दिन रहे हैं? कितने महीने रहे हैं? मैं एट अ स्ट्रेच मैं उतना बिज़ी नहीं रहा, लेकिन 1-1 महीने रहा हूँ मैं शिप में। 1-1 महीना जी, जी। एट अ कब स्ट्रेच? हाँ, एट ए स्ट्रेच, हुँ। क्योंकि वो शिप खाली एक ही जगह दूसरी जगह एक्सरसाइज़ की, फिर दूसरी चले गए, फिर वहाँ एक्सरसाइज़ की, फिर वहाँ पोर्ट टच किया, इस अ, तरीके से हम लोग करते थे। तो उसमें होम सिकनेस और सी सिकनेस किस तरह का होता है? एक तो होती है, क्योंकि कुछ दिन के बाद हुँ, आपको लगता है कि थोड़ा-सा फैमिली के साथ समय बीतना चाहिए। ये इट इज़ नेचुरल, हाँ, ये तो ये होम एवरीबॉडी सिकनेस हैज़ हो गया। गॉट अ हाँ, हाँ, फैमिली हाँ। देयर। सो उनको मौका दिया जाता है, जैसे शिप आता है अलोंग साइड, तो जैसे शिप लंबी सेलिंग के बाद अलोंग साइड आता है, तो हुँ, जनरली लोगों को मौका दिया जाता है कि कुछ दिनों के लिए वो रेस्ट करें या फैमिली के साथ रहें। या उनका रूटीन थोड़ा-सा स्लैक कर दिया जाता है कि सो दैट दे कैन स्पेंड सम टाइम विद द फैमिलीज़, लुक हुँ, आफ्टर द प्रॉब्लम्स या जो भी उनके इश्यूज़ हैं। हुँ, किसी के घर में बूढ़े माँ-बाप हैं, कोई है, किसी को एडमिशन दिलाना है बच्चे को, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, हुँ, जो हुँ। मतलब जो आम आदमी के लिए होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा-सा उनको बैक बर्नर पे रखना पड़ता है। और हाँ, बच्चों का बर्थडे, बच्चों हाँ, का एनिवर्सरी, बच्चों का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, बच्चों की पीटीएम, जी। ये चीज़ें तो आपके लिए लग्ज़री हैं, वो एक्स्ट्रा लग्ज़री हो गई, लग्ज़री हैं। मैरिज लग्ज़री। एनिवर्सरी, बर्थडेज़, all these are extra luxury for you guys, जी। particularly when you are on the व्हेन यू आर ऑन द in the field. इन द फील्ड, वो हमारे लिए जो जितने भी शिप हुए, वो फील्ड पोस्टिंग हुई। तो एक तो शिप की लाइफ हो गई, सर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। हुँ, हो सकता है सेलिंग 2 दिन की हो, 4 दिन की हो, महीने भर की हो, वो डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशंस, किस हम मिशन पे जा रहे हैं, उसके हिसाब से डिसाइड डिफाइन होती है। सिमिलरली पनडुब्बी में
इतनी लंबी नहीं होती है, लेकिन उनकी भी अच्छी खासी हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन उनके ऑपरेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ डिप्लॉय हो रहे हैं। इसी तरह एयरक्राफ्ट के सबसे कम होते हैं। अब उन्हें जैसे हमारे रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट हैं, जो टोही विमान बोलते हैं उनको, अच्छा, ठीक। वो जाते हैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे उड़ते रहते हैं। तो वो काम ही है, उड़ते रहो, समुद्र के चक्कर लगाते रहो, वहाँ का जायजा लेते रहो, वहाँ से इंटेलिजेंस गैदरिंग करो। ओह! अच्छा, आपने लगभग 3 दशक से ज़्यादा नेवी को दिया। जी, 3 दशक 3 दशक से ज़्यादा नेवी को दिया। 3 दशक में जब आप नेवी में गए थे, जी, तब से और जब आप छोड़ के आए, जी। तब से फैसिलिटीज़ में, कन्वीनियंस में, जॉब लग्ज़री नहीं मैं कहूँगा, जॉब की ईज़ीनेस में कितना का फ़र्क आया? जब आप गए थे? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, बहुत ज़्यादा। मतलब आम आदमी नहीं सोच सकता है कितना परिवर्तन आया। तो जब मैं पुराने समय को देखता हूँ, जो हमसे भी पहले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जिन्होंने नेवी जॉइन की, जिन्होंने ब्रिटिश टाइम से जॉइन की थी, हाँ। वो यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी टफ लाइफ थी उनकी। फिर भी जब मैं कहूँगा, जब व्हेन आई लुक बैक टू 81 व्हेन आई जॉइन नेवी, और आज में, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस आ गई हैं हमारे पास। ये मैं सिर्फ नेवी के लिए बात नहीं कहूँगा, आई एम श्योर अदर सर्विसेज में भी आई हैं। ट्रू, ट्रू। यानी कि मेरे पास पहले इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं टू व्हीलर खरीद सकूं, लेकिन आज जब यंग सब लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट ज्वाइन करता है, ही बाइज ए कार विद इन नो टाइम। और उसमें तो स्कूटर के लिए भी वेटिंग करना पड़ता था, वेटिंग 4-4 करना 5-5 पड़ता साल। था, पैसे नहीं होते थे, लोन इतनी जल्दी मिलता भी नहीं था। घर लोग को, कई लोग तो रिटायर हो गए बिना घर के, बिना घर बनाए। तो पहले वो फाइनेंशियल हार्डशिप बहुत ज़्यादा थी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट हैज़ गिवन मेनी एडिशनल बेनिफिट्स, जिसमें एक तो पे इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ है, पेंशन इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आज जनरली बाय एंड लार्ज 5-10 साल के अंदर लोगों के पास एक अपना घर हो जाता है, चाहे वो लोन लेके या चाहे कैसे भी। आफ्टर ज्वाइनिंग द फोर्सेस दे गेट ए हाउस। गाड़ी मैंने आपको बता दी, कुछ सालों के अंदर ही, 1 या 2, 4, 6 महीने, 6 महीने लोग गाड़ी आ जाती है। बिल्कुल। लोन फैसिलिटी है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं उनको। तो ये जो फैसिलिटीज़ आई हैं, पहले हम लोग हवाई जहाज़ में फ्लाई नहीं कर सकते थे, अब वो फ्लाई करते हैं। अगर उनके पास मेस में एकोमोडेशन नहीं है, तो आज अच्छे-अच्छे उनको 5 स्टार होटल में ठहरने की परमिशन दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, रैंक एंड तो इस तरह से बहुत सारे, पहले हम लोगों को फ्री राशन, एक्स्ट्रा राशन नहीं मिलता था, जो बाद में दिया, जो बहुत बड़ा रिलीफ था। बाद में शायद डिसकंटिन्यू हुआ है, जैसा सुनने में आता है, लेकिन फैसिलिटीज़ बहुत मिली हैं आज की तारीख में। तो ये तो हार्डशिप कितना कम हुआ? ये तो पैसे का तो चलो मॉनेटरी गेन नहीं, तो हो हार्डशिप गया। भी कम हुआ है, लोगों का हार्डशिप अच्छा। कम हुआ है। जो हमारे शिप्स जो आजकल के आ रहे हैं, वो ज़्यादा एर्गोनॉमिक्स निकली में ओरिएंटेड हैं, वहाँ ज़्यादा कंफर्ट है, एसी इज़ बेटर, जो उनके इक्विपमेंट हैं, सब कुछ बेटर आ रहे हैं। जहाँ मतलब शिप्स के क्रू का ध्यान रखा जाता है, उनके इक्विपमेंट बेटर आ रहे हैं, उनकी मशीनरी बेटर आ रही हैं। तो जिस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल आज खत्म हो गया है, लेकिन अब उस स्ट्रगल की मात्रा थोड़ी कम हो गई। कम होती जा रही है। नहीं, पर जैसे आपने बताया सर कि जब आप पनडुब्बी में हैं, तो आपको आधा लीटर पानी मिल रहा है 1 दिन का, या 1 लीटर पानी नहीं, मिल अब रहा है? बदल गई, अब थोड़ी स्थिति मच बेटर हो गई है। 2 लीटर हो गया होगा। ज़्यादा हो गई है। अब वो जो है ना, वो पानी से नहाने की सोच सकता सोच है। सकते हैं। पर स्टिल नहीं, फिर भी वही है। हाँ। जैसे इतना नहीं, जैसे बड़े शिप में, मैं विराट में था, हाँ। तो यू हैव टू टेक बाथ विदिन 10 मिनट, 15 मिनट पानी आता था, उसमें आप नहा लीजिए। अगर नहीं गए तो फिर दूसरे वेट करिए पानी का, हाँ। क्योंकि फ्रेश वाटर इज अ वेरी लिमिटेड सप्लाई। समुंदर है, खारा पानी खूब भरा हुआ है, बट उससे आप नहा नहीं सकते, उसको पी नहीं सकते। प्रॉब्लम यही है। तो मतलब आप चारों तरफ पानी में घिरे हुए हैं, लेकिन और फिर भी आपको प्यासा ही रहना पड़ता प्यासा ही है। रहना पड़ेगा। आधा लीटर पानी से पूरे दिन जी, जी, निकालना जी। साहब, ये तो लेकिन बड़े शिप में ये थोड़ी-सी लग्ज़री बढ़ जाती है। यू हैव गॉट अ बेटर स्पेस, केबिन्स हैं, खासकर सीनियर जो हैं, एचओडीज़ हैं, उनके लिए इंडिपेंडेंट केबिन्स मिल जाते हैं। जो और जूनियर अफ़सर्स हैं, जवान्स हैं, उनके लिए 4-5, कभी-कभी 30-40 लोगों के लिए बंक लगे हुए हैं, जो मतलब सेलर्स हैं, उनके लिए अलग रूम बने हुए हैं, उनको केबिन बोलते हैं, अच्छा। डॉर्मिटरीज़ बोलते हैं, तो वहाँ वो लोग रहते हैं कंबाइंड।